background of macroeconomics. When we talk about macroeconomics, which is actually a very major branch of economics. When we say macroeconomics as such we understand it as a major branch of economics, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट चीज़ों को लेकर है. जैसे आज के डेट में हमारा जो 4 जून इलेक्शन का रिजल्ट आउट होगा, मतलब हमारा मैक्रो लेवल पे यहाँ पर बात चल रही है. नेशनल इनकम, नेशनल हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, उसके बाद जो अदर जितने सारी पॉलिसीज़ आएंगी, और तुम लोग का बैंड बजेगा जीके पढ़ते पढ़ते हैं, ठीक है ना. हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मैक्रो लेवल पे, एज सच मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट. इट इज़ ऑफ रिलेटिवली रीसेंट ओरिजिन, बट इट इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट ऑफ रीसेंट ओरिजिन, हो गया बहुत पुराना. अब इसको लेकर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर कर्ता धर्ता की बात करें हम लोग, तो केन्स को हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि केन्स के थ्योरी जो हैं उन्होंने जब अपने थॉट दिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, सरकार के बारे में, प्राइस, आउटपुट, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में, तब लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक व्यू थोड़ा आने लगा. तो पहला जो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर अपने स्टडी करना चाहें तो 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हो गया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट. क्लासिकल बिल्कुल अगर आप समझ जाओ पीछे की तरफ अपने जाते हैं, जहाँ पर माना जाता था कि इकोनॉमी में अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो. माना जाता है कि जो इक्विलिब्रियम है या फुल एम्प्लॉयमेंट है वो नॉर्मल सीन है एक इकोनॉमी के लिए. ये था क्लासिकल वालों का कॉन्सेप्ट. क्लासिकल में कौन कौन कंट्रीब्यूटर थे हमारे? कार्ल मैक्स. कार्ल मैक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द टर्म क्लासिकल. He used this term. एक पे कर दो तो फैन, काफ़ी ठंडी लग रही है. कार्ल मैक्स जो थे, he was responsible for the origin of the term classical. Classical term ही वहाँ से आया था. He used this term to include the theories of David Ricardo, James Mill and other economists who preceded him. Later on, Keynes extended the term classical to include the followers of Ricardo, including Marshall, J.S. Mill, Pygio and Edgeworth. तो समझ लो कार्ल मैक्स से केन्स भी यहाँ पर आ गए थे क्लासिकल स्कूल में. ठीक है, क्लासिकल क्या, उसको तुम न्यू क्लासिकल बोल सकते हो. जब केन्स यहाँ पर आए, केन्स एक्सटेंडेड द टर्म क्लासिकल एंड इंक्लूडेड रिकार्डो, मार्शल, J.S. मिल, पाइगियो, एजवर्थ, सारे इस टाइम के ही क्लासिकल के ही थे. ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से ही केन्स का भी शुरू हो गया था. बट इसके बाद जब केनिजन इकोनॉमिक्स आया, जिसमें केन्स का मेन कंट्रीब्यूशन अपने को समझ में आया. ये कब आया? ये आफ्टर 1930s, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएस इकोनॉमी में, उसके बाद आया. इन द 1930s द मोस्ट ड्रामेटिक डेवलपमेंट टुक प्लेस. द यूएस इकोनॉमी, इवन विद अ क्वार्टर ऑफ इट्स रिसोर्सेज लाइंग आइडल, अ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, प्लंग्ड इनटू अ डिप्रेशन. इसका मतलब रिसोर्सेज रहते हुए 1/4 जो है, समझो रिसोर्सेज उनके पास पड़ी हुई है, फिर भी दे वेंट इनटू द डिप्रेशन फॉर्म. वो डिप्रेशन में चले गए, इकोनॉमी पूरी डिप्रेशन में चली गई. द क्लासिकल स्कूल फेल टू प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन टू द टर्न ऑफ इवेंट्स. तो इस टाइम में जब 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन का माहौल बना यूएस इकोनॉमी में, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास कोई आंसर ही नहीं था. The answer to the problems that the US economy faced came in form of Keynes' book. अब Keynes की बुक में इसका आंसर आया. The General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग ये सब नोट कर लेना. हाँ, मैं शेयर कर दूँगी. The General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. The book provided a theory to explain the events which plagued the US economy at that particular time. ठीक है, तो इस टाइम में जो हुआ था रिसेशन के टाइम में, तो ये बुक में सारी चीज़ें थी. द बुक विद इट्स एम्बेडेड थ्योरीज वॉज वेल रिसीव्ड एंड बिगैन द केनिजन एरा. तो ये जो किताब थी जो आई थी 1936 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात है, इंटरेस्ट को लेकर बात है एंड मनी. यहाँ एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल ओनली. एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं, एवरीथिंग, हर एक चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट मीन्स हाउ वी आर एम्प्लॉइंग द रिसोर्सेज, राइट, वो है. तो हमें समझ में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट भी है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इंटरेस्ट भी है, पैसे की बात आ गई, मनी भी है. तो सारा चीज घूम फिर के क्या आ रहा है, एक कंपनी, एक प्रोडक्शन जो है
हमारा रिसोर्सेज जो है वो कैसे यूज़ होगा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगी, प्रोडक्शन हाउसेस कैसे चलेंगे, फैक्ट्रीज कैसे चलेगी, एवरीथिंग इन एन इकोनॉमी. The book provided a theory to explain the events which plagued the US economy in that particular time. The book with its embedded theories as well as was well received and began the Keynesian era. इस book से आया Keynesian era. The response of the classical school to the situation. अब देखो classical school ने क्या बताया, was the argument that full employment was the normal situation in any economy. तो classical school वालों का मानना था कि full employment normal situation है, किसी भी इकोनॉमी में अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट होगी. However, departures in the form of less than full employment could temporarily occur. वो क्या मान रहे थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम मतलब थोड़ा सा अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर है तो वो टेम्पररी एक पीरियड होगा. But the automatic forces present in a competitive market would push the economy back to the full employment equilibrium. तो क्या मान रहे थे क्लासिकल स्कूल वाले कि कॉम्पिटिटिव जो प्रेशर है, प्राइस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई का फोर्सेस, मार्केट प्रेशर वुड पुश द इकोनॉमी बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अपने आप इकोनॉमी जो है फुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब मेरे जितने रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है. ठीक है, इसका मतलब क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू एस. हमारा क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड इन एन इकोनॉमी. दैट वाज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. इज द एक्सपीरियंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी विद द relatively few but temporary depressions in the early 20th century lent credence to these views. अब इसमें आ गया contradiction. Their basic tenet was that it was not possible for aggregate demand for goods and services to fall short of aggregate supply except for a temporary period. उनका मानना, क्लासिकल वाले क्या मानते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू अग्रीगेट सप्लाई. वो मानते क्यू डी मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू एस. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आएगा ही. और अगर इन एनी केस क्यू डी इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू एस, अगर ये सिचुएशन आती भी है तो इट इज़ अ टेम्पररी सिचुएशन विच विल exist for a temporary period and then it will automatically come to this economic equilibrium situation. Clear है? मतलब क्लासिकल वाले मान रहे हैं कि क्यू डी कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू क्यू एस. क्यू डी इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू एस. यस, उनका मानना यही था. ठीक है, पर केन्स ने कहा कि ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो सकता. केन्स बोल रहे हैं कि ये तो सिचुएशन हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता. और इसके अलावा ये जो रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट की बात है, रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फोर्सेस. उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, प्राइस, इंटरेस्ट, सब चीज़ को लेकर, मनी, everything. He discussed about so many forces. Government. Keynes' general theory was an alternative theory that explains the determination of employment and output, and also the explanation as to why the market forces in economy would not automatically generate a level of AD which was required for full employment. प्रीति, समझ में आ रहा है? प्रीति अनम्यूट करके बोलो. यस मैम, काफी सारा क्लियर हो गया अच्छे से. अच्छा, अभी क्लियर हो गया सब अच्छे से. चलो, अच्छी बात है. चलो, तो केन्स जनरल थ्योरी वाज एन अल्टरनेटिव थ्योरी. अब क्लासिकल थ्योरी का अल्टरनेटिव थ्योरी आ गया ना. ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. एम्प्लॉयमेंट कितना करना है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखो, हम कितना एम्प्लॉय करेंगे रिसोर्सेज टू जनरेट आउटपुट. सीधा सा बात है ना, हम कितना इनपुट डालेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके बराबर आउटपुट निकलेगा. तो वो क्या केन्स क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पर? ऑल्टरनेट दैट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. कितना इनपुट देना है, कितना आउटपुट जनरेट करना है. एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई द मार्केट फोर्सेज इन इकोनॉमी. मार्केट का जो फोर्सेज है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई वुड नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट अ लेवल ऑफ एडी विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड है, मेरे जितने रिसोर्सेज हैं वो सब दूंगी तो मेरा टोटल क्वांटिटी सप्लाई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड होना चाहिए. इफ़ माई क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड देन मेरा वेस्ट होगा ना रिसोर्सेज. तो ये केन्स का मानना है कि हर समय अपने आप ये सिचुएशन नहीं आ सकती कि मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप हो जाए. ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जनरेट अ लेवल ऑफ एडी विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना मतलब ओवरऑल मैं इतना जनरेट करूं, इतना डिमांड जनरेट करूं जो कि मेरा पूरा सप्लाई को कवर कर ले.
इट क्लियरली इंडिकेट्स कि मैं जितना सप्लाई करूँ उतना वो लोग खरीद ले, उतना डिमांड हो जाए। ये तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इन सेज लॉ। सेज लॉ क्या बोलता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सेज लॉ अकॉर्डिंग, हाँ सेज लॉ बोलता है, वो एकदम प्री क्लासिकल पीरियड समझ लो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ही आया था उस टाइम। तो उस टाइम वो बोलते थे सेज लॉ, सेज लॉ, SAYS, सेज लॉ। सेज लॉ क्या बोलते हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप जितना सप्लाई करोगे वो डिमांड अपने आप हो जाएगी। दैट ऑकर्ड इन द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि नई नई कंपनीज आई थी, नई नई कैपिटलिस्ट फॉर्म वगैरह सेटअप हुए थे। तो उस टाइम क्या था, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो सब बिक जा रहा है। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं है ना। right. चलो सुनो, Keynes' theory addressed the issues pertaining to the economic disaster in the form of Great Depression and provided an explanation for this disaster. अब वो Great Depression के बारे में भी बताएं. In this new theory, Keynes had developed an analysis as to what causes unemployment and the downturns. तो Keynes का जो theory था वो पूरा focus कर रहा था on the analysis as to what causes unemployment. किस कारण से unemployment हुआ and the downturns. डाउनटर्न्स हुआ, राइट? हाउ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर डिटरमाइंड। देखो सारी चीज़ें, मैक्रो इकोनॉमिक के जितने फोर्सेस हैं, सभी चीज़ों को केन्स ने देखा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज किया जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो डाउनटर्न आएगा ना, डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम, इसका मतलब डाउनटर्न आएगा। इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा ना, बिजनेस साइकिल है ना, बिजनेस साइकिल तो ऐसा, तो नीचे की तरफ आने लगेगा ऑटोमेटिकली। हाउ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर डिटरमाइंड। अब हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेवल कैसे डिटरमाइंड होता है? सीधी सी बात है, कंजम्पशन डिपेंडेंट है हमारे पैसे के ऊपर और इन्वेस्टमेंट भी कुछ हद तक पैसे के ऊपर ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब मेरा कंजम्पशन करके सेविंग बचेगा, है ना, खा पी के बचेगा सेविंग, तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हाउ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर डिटरमाइंड, हाउ अ सेंट्रल बैंक मैनेजेस द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एज टू वाई सम नेशंस प्रॉस्पर while others stagnate। इसका मतलब अगर आप इसको अच्छे से बारीकी से समझो तो केन्स की थ्योरी जो है ना, अगर मैं बिजनेस साइकिल को समझने जाऊँ, ये जो हमारा बिजनेस साइकिल है जो ये ऐसे ऊपर नीचे जाता है, इसके जितने भी फोर्सेस हैं वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, ये सारी चीज़ें केन्स की थ्योरी ने स्टडी करने की कोशिश की है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उनको ये भी समझ में आ रहा है, कुछ इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर कर रही है, कुछ इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर रही है, राइट? तो मैम उन्होंने मतलब ग्रेट डिप्रेशन क्यों हो रहा है वो रीज़न समझाने की कोशिश की, इसी सारी चीज़ों को लेकर स्टडी किया। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। और बिजनेस साइकिल के जितने कंपोनेंट्स हैं, क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, एवरीथिंग। हाँ, केन्स थ्योरी, बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट केन्स ने नहीं दिया, मैं बता रही हूँ। बिजनेस साइकिल में जितने कंपोनेंट हैं, जितने चीज़ें आप देखो, वो सारी चीज़ें केन्स ने डिस्कस की है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, डाउन टर्न क्यों आ रहा है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट लेवल कैसे डिटरमाइंड हो रहा है, सेंट्रल बैंक कैसे किस तरीके से मैनेज कर रही है। बिजनेस साइकिल का क्लास दूंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। Keynes' theory was followed by refinements termed as Keynesian economics। अब Keynes थ्योरी का जो है ना उसको धीरे धीरे रिफाइन किया गया, जिसको अपने फिर Keynesian economics बोलते हैं, which was later applied to tackle the analysis of inflation during the World War II। With its growing success in providing a solution to the major economic issues, the Keynesian theory held sway in the 1960s। मतलब केन्स का काफ़ी नाम हो गया और केन्स के थ्योरीज भी काफ़ी पॉपुलर होने लगी। बट येस, डेफिनेटली हर थ्योरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, केन्स में भी था। द सक्सेस फेस्ड बाय द US इकोनॉमी वाज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड। द वेरियस रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मेजर्स recommended by the Keynesian theory were not successful in checking the inflation। अब केन्स के जो थ्योरी में थे ना, कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मेजर्स भी थे दैट रेस्ट्रिक्टेड इट in checking the inflation and in fact responsible for pushing the US economy towards a recession in 1970। अब क्या हुआ, US की जो इकोनॉमी थी वो 1970 में रिसेशन में चली गई, अगेन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ रिसेशन में, which was later followed by double digit rate of inflation। अब रिसेशन आया, उसके बाद डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ गया, that gripped the US economy। मतलब रिसेशन आया फिर अचानक से इन्फ्लेशन आ गया। In such a situation, Keynesian economics where the tools were designed for specific purpose of controlling aggregate demand
could not provide a solution to the problem of controlling inflation and a recession simultaneously. अब प्रॉब्लम क्या हुआ यूएस इकोनॉमी में ना, अब केन्स का पूरा डिटेल्स थ्योरी अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आगे डिटेल्स पढ़ाएंगे. बट केन्स का जो थ्योरी था ना, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मेजर्स थे. लाइक फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर हम लोग डिमांड के ऊपर ज़्यादा स्टडी करते हैं. केन्स का जो थ्योरी है ना, वो ज़्यादा डिमांड साइड है, डिमांड साइड को ज़्यादा एनालाइज करता है. ऑन दी अदर हैंड सप्लाई साइड को नेग्लेक्टेड है, सप्लाई साइड को स्टडी नहीं कर रहा है. तो इसके कारण क्या हुआ, डिमांड साइड को सिर्फ कंट्रोल करने से तो नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों को हमको देखना पड़ेगा. डिमांड आ रहा है पर मैं सप्लाई नहीं कर पा रही हूँ. तो अब क्या हुआ, इसके कारण इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन आई जब रिसेशन से फिर सीधा डबल डिजिट इन्फ्लेशन, मैंने काफ़ी ऊंचा चला गया मार्केट. मैंने पहले रिसेशन आया, नीचे की तरफ जा रहा था इकोनॉमी, फिर सडनली एकदम ऊपर चला गया, बम कर गया एकदम. इन्फ्लेशन मतलब मनी का वैल्यू कम हो रहा है. मनी का वैल्यू कम हो रहा है और हमारा जो है ना ऊपर की तरफ नहीं, मनी का फ्लो भी बढ़ रहा है, मनी का फ्लो भी बढ़ रहा है. सिर्फ मनी का वैल्यू कम होना मतलब नहीं 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 नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब राइजिंग प्राइसेस, चीज़ों का राइजिंग प्राइसेस नहीं तो पैसे की फ्लो होगी तभी राइजिंग प्राइसेस होगा. इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ेगी कैसे, पैसे देने की ताकत भी तो होनी चाहिए, पैसे भी फ्लो बढ़ रहे हैं. बट अगर कंटिन्यूस इन्फ्लेशन होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी में रिसेशन आएगी. थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेंट, ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, स्टेबल इन्फ्लेशन हाँ चलेगा. बट अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ऊपर चला गया फिर रिसेशन आएगा ही. अगर पीक लेवल पे इन्फ्लेशन चला गया तो फिर रिसेशन आने लगेगा, मतलब इकोनॉमी फिर से नीचे की तरफ जाएगी. प्रीति समझ में आ रहा है? आप चुपचाप बैठे हैं? यस मैम. अच्छा चलो. इन सच हाँ बोल, कुछ बोल रही थी प्रीति? नो मैम, मैं कुछ नहीं बोल रही थी. अच्छा ठीक है चलो. तो in such a situation, Keynesian economics where the tools were designed for specific purpose of controlling aggregate demand. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना कि केन्स के जो थ्योरीज थे वो डिज़ाइन थे फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग अग्रीगेट डिमांड. यहाँ पे अग्रीगेट डिमांड को ही वो मेजर कर सकते थे, अग्रीगेट डिमांड को ही कंट्रोल कर सकते हैं. could not provide a solution to the problem of controlling inflation and a recession simultaneously. मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों हो रहा है. यूएस इकोनॉमी में ऐसा खतरनाक चीज होती थी कि इन्फ्लेशन भी आ रहा है, रिसेशन भी आ रहा है, मतलब जॉब भी नहीं है और हाँ. मतलब रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज हो रहा है और उसके हाँ. जितने भी है और देखो नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो रिसेशन आएगा ही. तो इसका मतलब समझ लो ये मैक्सिमम जो केस है इट वाज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ही ज़्यादा हो रहा था, डिमांड ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि केन्स तो डिमांड पे ही फोकस थे ना, डिमांड पे ही ज़्यादा जाते हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही थी. तो डिमांड अगर बढ़ती जाएगी मतलब और सप्लाई नहीं हो पा रही उस हिसाब से आएगा ही. ठीक है. एंड तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऊपर भी जा रहा है इकोनॉमी, नीचे भी आ रहा है साइमल्टेनियसली, तो दोनों को एक संग नहीं चल कर पा रहे थे. व्हाट वी रिक्वायर्ड विद द टूल्स टू मैनेज द लॉन्ग नेग्लेक्टेड सप्लाई साइड. तो यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि सप्लाई साइड को फोकस करना था, सप्लाई साइड को भी हमको देखना था. दिस वॉज फॉलोड बाई द डेवलपमेंट ऑफ वॉट इज कॉल्ड सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. तो इसके बाद देखा गया सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के ऊपर भी फोकस किया गया. तो केन्स थियोरी जो था, डेफिनेटली केन्स प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं इन डेप्थ एनालिसिस इनटू व्हाट गवर्नमेंट शुड डू फॉर द इकोनॉमी, डिमांड के बारे में, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, सो मेनी थिंग्स. केनिजन थ्योरी, केनिजन एरा बन गया, मतलब समझ सकते हो उनकी थ्योरी वॉज रियली वेरी गुड. बट फिर भी ड्रॉबैक्स रहते ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि डेवलपमेंट कैसे होगा, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ छूटा रहता है, कुछ छूटेगा तब तो नया डेवलपमेंट होगा ना. तो इसके बाद आया पोस्ट केनिजन इकोनॉमिक्स. तो केन्स के बाद देखो केन्स का जो थ्योरी था वहाँ से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे ध्यान देने लगे हम लोग. इसके बाद आया पोस्ट केनिजन इकोनॉमिक्स. Notwithstanding the tremendous success which Keynes and his book received, it could not in any way prevent the further development that occurred on the classical fronts to appear under the heading of neoclassical, especially during the 1950s. अब post Keynesian economics में आया monetarism approach. Starting in the 1950s and continuing till today is the development of another extension of the classical theory which assigns a very critical role to a money as a factor in determining
वॉट एवर हैपन्स इन एन इकोनॉमी. तो यहाँ पर पोस्ट केनिज्म में जो आया ना, जिस जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं मॉनिटरिज्म. वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिज्म इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज केन्स के बाद अभी भी ये डेवलपमेंट चल रहा है. न्यू क्लासिकल बोल सकते हो उसको, अभी भी चल रहा है ये न्यू क्लासिकल. हाँ, अभी जो चल रहा है, पहले भी 1950s के बाद से ही चल रहा है, इस पे और डेवलपमेंट चल रहा है, जिसको मॉनिटरिज्म बोलते हैं. इस थ्योरी का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि इकोनॉमी में सबसे मेजर फोर्स है प्राइस. एवरीथिंग व्हाट हैपन्स, मनी, प्राइस नहीं, मनी बोल सकते हो, मनी. हाँ, क्योंकि एवरीथिंग वॉट एवर हैपन्स इन इकोनॉमी इट इज़ फॉर मनी ओनली. सो मनी प्लेज अ मेजर रोल और क्रूशियल रोल इन एन इकोनॉमी इन डिटरमाइनिंग वॉट एवर इज हैपनिंग. कुछ भी हो रहा है पैसे की वजह से, ठीक है ना. सो द थ्योरी इज नोन एज मॉनिटरिज्म. In fact, the 1960s and 70s, the theory gained so much importance that it was thought to be a counter revolution. यानी मॉनिटरिज्म अप्रोच को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली कि इसको काउंटर रिवोल्यूशन के रूप में भी देखा गया. मॉनिटरिस्ट लाइक मिल्टन फ्रेडमैन वे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग थ्योरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. दिस इज वेरी कॉमन. देखो, मॉनिटरिज्म अप्रोच डेफिनेटली सबसे ज़्यादा चलेगा क्योंकि मनी व्हाट मैटर्स द मोस्ट. इसके सिवा कुछ नहीं. कोई भी रिसोर्सेज की बात करो, कुछ भी चीज़ की बात करो, पैसे बिना तो हो नहीं सकता. हो सकता है. In the 1970s, the classical theory took a new turn with the introduction of the concept of a rational expectation. अब 1960s and 70s के बीच में तो मॉनिटरिज्म चला. अब 70s के बाद या 70s में ही समझो आया कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन. रैशनल एक्सपेक्टेशन का सीधा सा मतलब है जो कि नॉर्मल सब जगह पर हमें देखने को मिलता है. ये इकोनॉमिक्स का बेस है. पूरा इकोनॉमिक्स ही रैशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस करता है. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? हम लोग एक नॉर्मल इंसान है. नॉर्मल इंसान को क्या बोलते हैं? हम लोग रैशनली सोचते हैं. सब कुछ लॉजिकली सोचेंगे ना, तो रैशनल. हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होगा? हमको कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, हमारा इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, सब जगह सुख शांति हो, हमारा इंडिया का बहुत अच्छा नाम हो इंटरनेशनल लेवल पे. ये तो रैशनल एक्सपेक्टेशन है ना, हम लोग सबको ही. तो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहाँ काम होता है? इकोनॉमिक्स में. ये इसका डेवलपमेंट हुआ तो वाई डेवलप्ड. रैशनल एक्सपेक्टेशन कहाँ पे काम आता है पता है? स्टॉक मार्केट का जो प्राइसेस है ना, पूरी रैशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. स्टॉक मार्केट का जो डिमांड है, पूरी अगर आप देखो, डिमांड एंड सप्लाई जो है, क्या होता है स्टॉक मार्केट में? एक सेगमेंट है सेलर्स और एक सेगमेंट है बायर्स. सेलर्स सोचते हैं मार्केट गिरेगा, बेच के निकल जाओ. बायर सोचते हैं मार्केट अच्छा होगा, खरीदते रहते हैं. तो दोनों अपना अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही तो काम कर रहे हैं ना. एंड ओवरऑल अगर स्टॉक मार्केट को समझे, हमारे इकोनॉमी का बेस है. मैं डेफिनेटली प्राउडली बोलूँगी 2014 के बाद से हमारी इकोनॉमी जो है इट इज़ कंटिन्यूस. जो स्टॉक मार्केट है कंटिन्यूस ऑन द राइज. मतलब ऑन दी अदर हैंड अगर बोलो तो ग्लोबली अगर बोलो, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, मनी मार्केट है, आज की डेट में काफ़ी अच्छा स्टैंड एक उसका है. ठीक है. तो आफ्टर इट इज़ कंटिन्यूस ऑन द राइज. इसका मतलब क्या? कैपिटलिस्ट लोग पैसा लगा रहे हैं. ये तो कैपिटल की बात है ना पूरी. तो इकोनॉमिक काफ़ी बड़ा इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर. ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, ये मतलब कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है. न्यू क्लासिकल थ्योरी कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है. न्यू क्लासिकल थ्योरी सारे नई चीज़ों को प्रमोट करता है. कुछ भी नई चीज़, सारी नई चीज़ों को. पहले मॉनिटरिज्म पे ध्यान नहीं दिया गया. पहले सिर्फ क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, इसके ऊपर ध्यान दिया गया. तो मॉनिटरिज्म ने मनी को ध्यान दिया, जो कि इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पैसे बिना तो कुछ नहीं. तुम कोई भी रिसोर्सेज की ही बात करो. मैं अगर 2 लेबर लगा रही हूँ, चलो नरेगा स्कीम या 100 दिन का जो काम है, सरकारी काम है ना, गवर्नमेंट का काम है, तो 100 लेबर को 100 दिन के लिए हम रखेंगे. तो 100 दिन के लिए उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा. पेमेंट कैसे करेंगे? टर्म्स ऑफ मनी. तो मनी बिना तो कुछ नहीं है. इसीलिए पोस्ट केनिज्म मॉनिटरिज्म पे ध्यान दिया गया. तो इसीलिए मैंने मॉनिटरिज्म वो सो मच एक्सेप्टेड कि इसको काउंटर रिवोल्यूशन भी बोला गया. काउंटर रिवोल्यूशन. देन रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है, ये एक नया टर्न आया इकोनॉमी में. देखो, रैशनल एक्सपेक्टेशन नया आया, बट अगर मैं बात करूँ पूरे इकोनॉमिक्स की, इसका बेस ही है रैशनल एक्सपेक्टेशन. बोलो क्यों? हम लोग सबको ही अपने हिसाब से, हमारी जो सोच है
हम रैशनली सोच रहे हैं चीज़ों को, मुझे कम पैसे खर्च करने हैं, मैं सोच के चल रही हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे खर्च करना है, मुझे जो चाहिए मैं खरीदूंगी, तो मैं कम खर्च करने की कोशिश कुछ नहीं सोचती भाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल, नॉर्मल आदमी ऐसे ही सोचेगा, हम कम खर्च करें, अच्छी चीज़ें करें, प्रोडक्शन करें, अच्छा बेचें, तो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन है। सो दिस वाज द लेटेस्ट थियोरेटिकल डेवलपमेंट ऑन द क्लासिकल फन which whose roots were firmly embedded in the classical theory। तो ये रैशनल एक्सपेक्टेशन शुरू से ही है, हमें आज इसका नाम दे रहे हैं, लेकिन ये तो शुरू से है। इकोनॉमिक्स का बेस ये रैशनल एक्सपेक्टेशन। एक नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा, हम कम पैसे में अच्छी चीज़ें खरीदें, इसीलिए हम लोग का क्यूटी जो प्राइस एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। द इम्फेसिस हेयर was on the role played by the individual's rational expectation regarding future economic events। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन किस चीज़ पे ध्यान देता है कि भाई जो लोग हैं, इंसान जो हैं, उन लोग क्या सोचते हैं, व्हाट द रोल प्लेड बाय इंडिविजुअल्स रैशनल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इकोनॉमिक इवेंट। मैं सोच रही हूँ सोने का दाम बढ़ने वाला है, तो कुछ पैसे जोड़ जोड़ के बेटी के लिए सोना खरीद के रख दूँ। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, हम लोग पैसे थोड़े थोड़े सेव करते हैं, बेटी के लिए पैसे जमा करके रखते हैं, सोना रखते हैं ना, पैसे जमा के रखते हैं तो फ्यूचर के लिए। Later on, there appeared the supply side economics with their emphasis on the factors operating on the supply side। अब इसके बाद supply side आया, जहाँ पे supply side पे फोकस होने लगा। फाइन, अच्छा चलो बॉक्स में क्या देखते हैं। It was the Keynesian macroeconomics and the implementation of the proper plans and in the right direction which was responsible to some extent in the building up the US economy in the aftermath of the Great Depression। मतलब केन्स का जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था और प्लान्स था, ये काफ़ी हद तक हेल्प किया यूएस इकोनॉमी को दोबारा से बिल्ड करने में। Today, most of the economies in Africa and even in parts of South America are facing struggles which is worse than the US faced at the time of Great Depression। Faced with the problems of poverty, issues of health and education, these economies are in a dire need of economic policies which can help them in coming out of such doldrum। However, these policies can be determined only after a thorough study of macroeconomics issues which affect this economies। तो इसका मतलब ये जस्ट एक बता रहा है, एक थोड़ा सा आप लोग के लिए एक्टिविटी टाइप, कि ये जो इतनी सारी इकोनॉमीज़ हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये कैसे ठीक होगा। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ proper implementation of the macroeconomic policies, right। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज वी कैन ओनली प्रिपेयर पॉलिसीज। अब यहाँ बैठ के तुम पॉलिसी बना नहीं सकते। अब आप आरबीआई की नौकरी लो, उसके बाद पॉलिसी बनाने में जाओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड दोस पॉलिसी, राइट। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, द आंसर टू द प्रॉब्लम्स इन द यूएस इकोनॉमी केम इन द फॉर्म ऑफ केन्स का बुक। तो क्लासिकल, केन्स, पोस्ट केन्स, राइट, post Keynesism theory। This is post Keynesism। This was post monetarism was post Keynesism। तो पहला क्या पढ़ा हमने, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, सेकंड केन्स इकोनॉमिक्स, थर्ड पोस्ट केनेजियन इकोनॉमिक्स। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, थ्योरी नहीं पढ़ा आपने अभी तक, ठीक है। हाँ चलो प्रीति, समझ में आया? अच्छा